नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2025 आगामी यूपी पुलिस और यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी जीकेजीएस की क्लास की शुरुआत हम हिस्ट्री से कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से करेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे इस प्रयास से अधिक लोग जुड़ सकें और हमारा ये प्रयास सफल हो सके। आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले हम यह समझें कि सभ्यता किसे कहेंगे। सभ्यता किसे कहेंगे? आम बोलचाल में अमूमन जब हम आपस में बात करते हैं और जब कोई अनुचित बात बोल देता है तो हम उसको बोलते हैं कि सभ्यता से बात कीजिए, सभ्यता से बात कीजिए। तो यह सभ्यता क्या है? सभ्यता का निर्माण कैसे होता है? सभ्यता कैसे पनपती है? सभ्यता से तात्पर्य है जब कई संस्कृतियां, संस्कृति सभ्यता का छोटा रूप है, जब कई संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, यानी कई संस्कृतियां आपस में मिल जाती हैं, एक साथ इकट्ठी होती हैं और जब वो आपस में मिलकर दृढ़ होकर एक लंबे समय के बाद दृढ़ होकर मजबूत हो जाती हैं और आपस में विलीन हो जाती हैं, आपस में विलीन हो जाती हैं, एक दूसरे के जो क्रियाक्रम होते हैं वो अपना लिए जाते हैं, तब सभ्यता का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है? सभ्यता का निर्माण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। इसका नामकरण कैसे हुआ इसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम यहां पर देख लेते हैं। इसकी खोज की थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। किसने खोजा इसको? सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने खोजा। और कब खोजा? 1826 में। 1826 में चार्ल्स मैसन को कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जो उस काल की नहीं थी, उस काल की नहीं थी। तो इन्होंने यह महसूस किया कि जब ये इस काल की नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी सभ्यता जरूर होगी जिस काल की ये होंगी। लेकिन ये बात वहां पर ऐसी ही रह गई, इसके आगे इस पर कोई कार्यविधि नहीं की गई। इसका पहली बार जो सर्वेक्षण किया, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो पहली बार सर्वेक्षण किया वो किया कनिंघम ने। किसने किया? कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण पहली बार किया। और कब किया? 1856 में किया। 1856 में कनिंघम ने इसका पहली बार सर्वेक्षण किया। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहली बार सर्वेक्षण किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है किसने किया? कनिंघम ने किया। और कनिंघम ने इसे महत्वहीन बता दिया। कनिंघम ने क्या बता दिया? इसे महत्वहीन बता दिया। यह बता दिया कि यह बिना महत्व की है, इसका कोई महत्व नहीं है। और इन्हें यानी कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसे? कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। 1856 में ही बर्टन बंधु ये एक समूह का हिस्सा थे। और किसका हिस्सा थे? जब कराची से लाहौर के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही थी, उस समूह का हिस्सा थे ये बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इनको वहां पर कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जो उस काल की नहीं थी। कुछ ईंटें प्राप्त हुई, कुछ और वस्तुएं प्राप्त हुई जो उस काल की नहीं थी। और इन्होंने इस बात की सूचना सरकार को दी। क्या किया? इन्होंने इस बात की सूचना किसको दी? सरकार को दी। और यह कार्य कब हुआ? 1856 में ही हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। और बाद में अंग्रेजों ने यहां अपनी सुविधा के लिए रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। और यह उसी क्रम में कराची से लाहौर जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो बर्टन बंधुओं को यहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, आगे देखिए।
सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवस्थित उत्खनन जहां से प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 1921 में। कब से हुआ है? 1921 में इसका व्यवस्थित उत्खनन प्रारंभ हुआ है और इसका जो उत्खनन हुआ है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ है। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। यानी इस समय जो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के नेतृत्व में इसका उत्खनन शुरू हुआ और इसका उत्खनन जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और पहला जो स्थल खोजा गया जिसका उत्खनन किया गया वो था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? हड़प्पा था। इसकी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आप सिर्फ यहां पर इतना ही समझ लीजिए। हड़प्पा को पहली बार खोजा गया, यानी हड़प्पा पहला स्थल था जिसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1921 में किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। ये तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसका नामकरण कब किया गया? इसका नामकरण इसी समय किया गया और इसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया और मार्शल ने इसे जो नाम दिया, मार्शल ने इसे जो नाम दिया वो सिंधु घाटी सभ्यता दिया। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। और यह नाम इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थल थे जो खोजे गए वो सभी स्थल सिंधु घाटी नदी के आसपास पाए गए। कहां पाए गए? सिंधु घाटी नदी के आसपास पाए गए। अब इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा? इसके प्रारंभिक स्थल पाए गए सिंधु घाटी के आसपास, तो इसका नाम कर दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। अब इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा? इसका नाम हड़प्पा ऐसे पड़ा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे जाने लगे, जब इसका लगातार उत्खनन होने लगा, तो इसके कुछ स्थल ऐसे थे और अधिकतर स्थल ऐसे थे जो सिंधु नदी के आसपास नहीं थे, वो अन्य नदियों के आसपास थे। गुजरात में इसके स्थल थे भोगवा नदी के तट पर, राजस्थान में इसके स्थल थे घग्गर नदी तट पर, उत्तर प्रदेश में स्थल थे इसके हिंडन नदी तट पर, और भी इसके अन्य स्थल थे। तब यह सोचा गया इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके तो स्थल अन्य अन्य नदियों के आसपास पाए गए हैं। तब यह सोचा गया और इसका नाम कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पहली बार जिस मिश्र धातु का निर्माण किया, पहली बार जिस मिश्र धातु का निर्माण किया, मिश्र धातु का निर्माण किया, वो क्या थी? कांसा थी। क्या थी? कांसा थी। और कांसा मिश्र धातु के निर्माण के कारण ही इसका नाम पड़ गया कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या पड़ गया? कांस्ययुगीन सभ्यता पड़ गया। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, कांसा जो बना है तांबा और टिन से बना है, तांबा और टिन से बना है। आपको याद रखना है इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो सर्वाधिक धातु प्रयोग की है, यह प्रश्न बनाता है आपसे, सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु जो थी वो तांबा थी। सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा वो तांबा का प्रयोग किया गया है। इसका कांस्ययुगीन सभ्यता नाम सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो पहली मिश्र धातु बनाई वो क्या थी? कांसा थी। और कांसा इन्होंने कैसे बनाया? तांबा और टिन को मिला के इन्होंने कांसा बनाया। ठीक है। यहां से एक प्रश्न यहीं पे और क्लियर कर लीजिए, अक्सर पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से लेकर आज तक तांबे की एक बहुत प्रसिद्ध खान है जिसे खेतड़ी खान कहा जाता है। खेतड़ी, कौन सी खान कहा जाता है? खेतड़ी खान कहा जाता है। और यह कहां है? यह राजस्थान में है। खेतड़ी खान तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक तांबे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहां है? राजस्थान में है। यानी यहां पर हम कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। ठीक है। अब इसके काल निर्धारण की बात करें, इसका जो काल है, इसका समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। जॉन मार्शल ने इसका जो समय बताया है, जॉन मार्शल ने जो इसका समय बताया है वो 3250,
3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक बताया है। 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का समय इन्होंने बताया है। आपको याद रखना है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका समय निर्धारित किया गया है और यही सर्वाधिक मान्य समय है और परीक्षा में इसे ही पूछा जाता है। और वो क्या है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी और यह समय, यह काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार किया गया है। ठीक है, और यही आपको याद रखना है और आपकी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। अब इसके आकार की हम बात करें तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? ट्रायंगल टाइप इसका आकार है। त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में यह मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। और चिनाब नदी इसका उत्तरी छोर है। दक्षिण में यह दायमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। और प्रवरा नदी, एग्जाम में इसको कई बार पूछा है, याद रखिएगा। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की। पूर्व में आलमगीरपुर किस नदी तट पर है? हिंडन नदी तट पर है। हिंडन नदी तट। पश्चिम में सुतकांगे डेर, यह कहां है? पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। और किस नदी तट पर है? दास्क नदी तट पर है। दास्क नदी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। आप लोगों के मस्तिष्क में एक विचार आ सकता है कि यह नदियों के किनारे ही क्यों? जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही अस्तित्व में आई हैं। और इसका कारण क्या है? जल मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। और जिस काल की ये सभ्यताएं हैं उस काल में जल के लिए कोई अत्याधुनिक सुविधाएं तो थी नहीं। ये लोग नदियों के जल पर ही आधारित थे। नदियों के जल पर ही इनका जीवन आधारित था। और समुद्र के किनारे क्यों नहीं? एक प्रश्न यह भी उपज सकता है कि समुद्र के किनारे क्यों नहीं? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और नदियों का पानी पीने योग्य होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और आलमगीरपुर कहां है? यह उत्तर प्रदेश में है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अभी तक यानी 2014 तक सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 यानी 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। 2800 स्थल की खोज हो चुकी है, उत्खनन हो चुका है। अब एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यह सभ्यता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस सभ्यता को किसी ना किसी ने तो बनाया होगा और लोगों ने ही बनाया होगा, मनुष्यों ने ही बनाया होगा। तो वो कौन से मनुष्य थे जिन्होंने इस सभ्यता को बनाया? तो इस सभ्यता का निर्माण करने वाले मनुष्यों की प्रजातियों में 4 प्रजातियां हैं। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली प्रजाति है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। दूसरी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगली है अल्पाइन। और अगली है मंगोलाइड।
इन चारों मनुष्यों की प्रजातियों ने, इन चारों मानव प्रजातियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया, सिंधु घाटी सभ्यता को निर्मित किया। और इनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता से मानव कंकालों के जो अवशेष पाए गए हैं, उनसे यह अनुमान लगाया गया है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक मानव प्रजाति उपस्थित थी, जिसके सर्वाधिक लोग मौजूद थे, वो कौन से थे? भूमध्य सागरीय। सर्वाधिक कौन थे? भूमध्य सागरीय। अभी शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि सिंधु सभ्यता का निर्माण कब होता है? जब कई संस्कृतियां आपस में मिलकर दृढ़ हो जाती हैं। कई संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और दृढ़ हो जाती हैं, तब क्या होता है? सभ्यता का निर्माण होता है। अब आप लोग देख लीजिए, ये चारों मानव प्रजातियां अलग अलग संस्कृति की हैं, अलग अलग संस्कृति की हैं। ये जब मिली, ये आपस में विलीन हुई, दृढ़ हुई, मजबूत हुई, तब सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का तरीका। किसी भी भाषा को लिखने की जो पद्धति होती है, भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, भाषा को लिखने का तरीका, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं भाषा को लिखने का तरीका या भाषा को लिखने की पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये चित्रों के माध्यम से लिखते थे। इसे बूस्त्रोफेदन, क्या? बूस्त्रोफेदन। किसी किसी बुक में ता के स्थान पर टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसे बूस्त्रोफेदन या बूस्ट्रोफेदन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, यहां से 64 चिन्ह यानी 64 लिपि चिन्ह प्राप्त हुए हैं। 64 लिपि चिन्ह प्राप्त हुए हैं और ये लिपि चिन्ह अलग अलग वस्तुओं पर अंकित हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लिखे हुए हैं। ये मोहरों पर लिखे हुए हैं, मोहरों पर यानी मोहर, मोहरों पर लिखे हुए हैं। यहां से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा है या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, वो किससे निर्मित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, ये सेल खड़ी से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? सेल खड़ी से निर्मित हैं। किससे? सेल खड़ी से ये निर्मित हैं। इन पर ये अंकन मिला है, यानी इन पर ये लिखे हुए मिले हैं। तांबे की गुट्टिकाओं पर लिखे हुए मिले हैं। तांबे की गुट्टिकाओं पर लिखे हुए मिले हैं। यहां से एक सबसे बड़ी बात आपको जाननी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। क्या? अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। और इसीलिए, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कही जाती है। और आद्य ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य होता है? जिस काल का ऐतिहासिक विवरण तो मिलता है, यानी लिखित विवरण तो मिलता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। और ऐसे काल की घटनाओं को किस में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल की घटनाओं में रखा जाता है या आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां बहुत अच्छे से समझिएगा, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसके नगरों की बसावट है। इसके नगरों को जिस तरीके से बसाया गया है, वो उस काल की बसावट है, उस काल में इनको बसाया गया है, लेकिन ये अद्भुत है।
कैसा है? अद्भुत है, आश्चर्यजनक है कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी नगर नियोजन प्रणाली ही है। कैसी है? नगर नियोजन प्रणाली ही है। पर्यावरण के अनुकूल सारी व्यवस्थाओं को वहां पर मेंटेन किया गया है। इसके जो नगर हैं, सामान्यतः नगर दो हिस्सों में विभाजित किए गए हैं। कैसे हैं? दो हिस्सों में इनको विभाजित किया गया है, दो हिस्सों में बसाया गया है। एक हिस्से को पश्चिमी हिस्सा, इसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी टीला भी कहा जाता है, और इसे पूर्वी टीला। सामान्यतः नगर दो हिस्सों में विभाजित हैं, वर्गीकृत हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है यह ऊंचा है। कैसा है? ऊंचा है, ऊंचाई पर बना हुआ है, ऊंचाई पर बना हुआ है, और यह दुर्गीकृत है। कैसा है? दुर्गीकृत है, मतलब किले बने हुए हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यहां पर जो रहते थे, यहां पर जो लोग रहते थे वो शासक वर्ग के लोग थे। कौन से लोग थे? शासक वर्ग के लोग थे। यानी यहां का जो राजा था वो रहता होगा, यहां की जो राजा के जो सिपहसालार होंगे वो रहते होंगे। वो कहां पर रहते थे? पश्चिमी हिस्से में या पश्चिमी टीले पर रहते थे। और जो पूर्वी टीला है, यहां पर सामान्य निवास था, यहां पर सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक नगर है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा कहां है? गुजरात में है। धौलावीरा कहां है? गुजरात में है। धौलावीरा जो है यह दो हिस्सों में विभाजित नहीं है। यह कितने हिस्सों में विभाजित है? यह तीन हिस्सों में विभाजित है। यह पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। ये तीन हिस्सों में विभाजित है, और यह बहुत प्रसिद्ध नगर है। यहां से स्टेडियम और बहुत सारी चीजों के अवशेष यहां पर प्राप्त हुए हैं। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखिए, इसके नगर नियोजन में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल नगरों को नियोजित किया गया है। यहां की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कैसे काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। प्रत्येक नगर की यह व्यवस्था मिली हुई है, प्रत्येक नगर की यह व्यवस्था मिली है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहां जो घर बनाए गए हैं, वो इन सड़कों के किनारे ही बनाए गए हैं। घर कैसे बने हुए हैं? सड़कों के किनारे ही बने हुए हैं। ठीक है। और इन घरों के जो खिड़की और दरवाजे, क्या? घरों के खिड़की और दरवाजे खिड़की और दरवाजे ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। क्या है? मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, ये गलियों की ओर खुलते हैं। क्या है? मुख्य सड़क की ओर नहीं। मतलब घरों का जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर नहीं है, कहां है? गलियों की ओर है। और ऐसा क्यों है? यहां पर मैंने लिखा पर्यावरण के अनुकूल, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पर ये मुख्य सड़कें हैं, ये क्या है? ये मुख्य सड़क है, और ये घर बना हुआ है। अगर इन घरों का दरवाजा इधर होता, किधर? इधर होता, लेकिन इनका दरवाजा किधर बनाया गया है? इधर बनाया गया है। इधर गलियां हैं लंबी लंबी, और इधर ही इनके दरवाजे और खिड़कियां खुलते हैं। इधर क्यों नहीं बनाया गया? इधर इसलिए नहीं बनाया गया कि ये जो सड़कें थीं
ये कैसी थी? ये कच्ची थी, कच्ची थी। कैसी सड़कें थी? कच्ची थी। और जब सड़कें कच्ची थी, इन पर चला जाएगा, इन पर बैलगाड़ी चलेगी, इन पर पैदल भी चला जाएगा, और जब खिड़की दरवाजे इनकी तरफ होंगे तो क्या होगा? धूल घरों में जाएगी। क्या जाएगी? धूल घरों में जाएगी। इसीलिए क्या किया गया, इनके जो खिड़की दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? पीछे की ओर, यानी गली की तरफ खुलते हैं। ठीक है। एक अपवाद भी है, एक अपवाद भी है, और वो अपवाद क्या है? एक नगर है लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर है। इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। इसके जो दरवाजे और खिड़की हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। इसके जो खिड़की और दरवाजे हैं वो कहां खुलते हैं? मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ये अपवाद है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। प्रत्येक घर में, सामान्यतः प्रत्येक घर में आंगन के अवशेष मिले हैं। आंगन, स्नान घर मिला है, रसोई घर मिला है, रसोई घर मिला है, और कुएं के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है? कुआं, पानी के लिए कुएं के अवशेष भी मिले हैं, अमूमन लगभग सभी घरों में। तो आप देख लीजिए कि यह उस समय की व्यवस्था है, उस समय का नगरीय नियोजन है। आज से कितने वर्ष हो गए, उस समय इन लोगों ने इस तरह से अपने नगरों को नियोजित किया था। और यहां से जो घरों का गंदा पानी होता था, घरों का जो गंदा पानी है, गंदा पानी होता था, वो ढकी हुई नालियों, नालियों के माध्यम से जाता था। नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। नालियों के माध्यम से, और ढकी हुई नालियों के माध्यम से घरों का गंदा पानी जाता था और मुख्य नाले में मिलता था। और ये नालियां कहां बनी होती थी? इन्हीं सड़कों और गलियों के किनारे बनी होती थी। इन्हीं सड़कों और गलियों के किनारे बनी होती थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक बात और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके जो नगर मिले हैं, जो नगर मिले हैं, वो अधिकतर नगर पक्की ईंटों से बने हैं। अधिकतर जो घर बने हैं वो कैसे बने हैं? पक्की ईंटों से बने हुए हैं। पक्की ईंटों से इनको बनाया गया है। किसको? घरों को। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। राजस्थान में है कालीबंगा, कालीबंगा, और गुजरात में है रंगपुर। रंगपुर कहां है? गुजरात में है। रंगपुर कहां है? गुजरात में। और कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। यहां से जो घर मिले हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं। किससे बने हैं? कच्ची ईंटों से बने हैं। और यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों से यह अनुमान लगाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। यानी परिवार की जो मुखिया थी, परिवार की जो मुखिया थी वो कौन थी? मां थी। कौन थी? मां थी। मां तो वैसे भी मुखिया होती हैं भाई, मां के चरणों में ही सब कुछ है। परिवार की मुखिया कौन थी? मां थी। इसका अनुमान कैसे लगा? इसका अनुमान कैसे लगा? यहां से मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुआ है? मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, और मोहरों पर बहुत सा अंकन मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों
ये आभूषण पहनते थे। आभूषण पहनते थे मतलब गहने पहनते थे। ठीक है। ये लोग साज सज्जा का विशेष ध्यान रखते थे, मतलब फैशनेबल लोग थे, साज सज्जा का विशेष ध्यान रखते थे। चन्हूदड़ो एक स्थल है जो पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो, यहां से मेकअप का सामान, मेकअप को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई देख लीजिएगा। मेकअप का सामान जैसे रंजन सलाका, रंजन सलाका जानते हैं क्या होती है? रंजन सलाका लिपस्टिक होती है। क्या होती है? लिपस्टिक। लिपस्टिक मिली है। कंघे मिले हैं। क्या मिला है? कंघे, बाल बनाने वाले। कालीबंगा, कालीबंगा से चूड़ियां मिली हैं। क्या मिला है? चूड़ियां मिली हैं। गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, जिनसे मालाएं बनाई जाती होंगी। गुड़िया, गुड़िया जिसे मन का बोलते हैं, गुड़िया बनाने का कारखाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यह सामाजिक स्थिति है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो यहां से किसी भी राजनीतिक संगठन का अवशेष नहीं मिला है। राजनीतिक संगठन का अवशेष नहीं मिला है। यह माना गया है कि यहां पर जो शासन की पद्धति थी वो कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। जनतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और शासन पद्धति में धर्म का प्रभाव अधिक था। धर्म का प्रभाव था, यानी ये धार्मिक लोग थे। ये युद्ध जैसी स्थितियों में लिप्त नहीं थे। ये शांत प्रिय लोग थे और धार्मिक स्वभाव के थे, और यहां जो शासन था वो जनतंत्रात्मक था। ठीक है, आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्थिक जीवन का आधार था, इनकी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का जो आधार था, जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, वो था कृषि। क्या था? कृषि। कृषि आधारित ये सभ्यता थी। हालांकि ये नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसका जो मूल आधार था वो क्या था? कृषि था। कुछ लोग और कुछ किताबें व्यापार बताती हैं। व्यापार इनका आधार था, लेकिन दूसरा था। व्यापार का जो क्रम था वो दूसरा था। पहला जो आधार था वो क्या था? कृषि था, याद रखिएगा। दूसरा क्या था? व्यापार था। पशुपालन भी था, लेकिन पशुपालन जो था वो गौण था, नगण्य स्थिति में था। मूल क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि फसलें उगाते थे, और विश्व में सर्वाधिक पहले, यानी पहली बार जो कपास का उत्पादन किया वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया है। विश्व में जब सबसे पहली बार कपास का उत्पादन किया वो कहां के लोगों ने किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से व्यापार के भी अवशेष मिले हैं। व्यापार के भी अवशेष मिले हैं। यहां की जो इस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थीं, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी। इस सभ्यता से इनका व्यापार होता था, क्योंकि फारस की मुद्राएं भारत में मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से कहां की मुद्राएं मिली हैं? फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया से इनका संबंध था, यानी व्यापारिक संबंध था। यह पशुपालन में इनका जो सर्वाधिक प्रिय पशु माना जाता है वो एक श्रृंगी, एक सींग वाला पशु है। उसका यह आकलन नहीं किया जा सका इस पशु है कौन सा, यह पशु कौन सा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अंकन उसी का मिला है।
एक सींग वाला पशु, एक श्रृंगी पशु। दूसरा, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, कुबड़ वाला बैल। यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष नहीं मिले, गाय के अवशेष नहीं मिले। अब आप एक आकलन कीजिए, जब कुबड़ वाला बैल मिला है तो गाय क्यों नहीं होगी भाई? जब गाय होगी नहीं तो कुबड़ वाला बैल कहां से आ जाएगा? अवशेष नहीं मिल पाए वो एक अलग का विषय है, क्योंकि ये तो आज भी उत्खनन हो रहे हैं, इसमें आज भी इसमें अनुसंधान किए जा रहे हैं। लेकिन गाय नहीं, गाय के अवशेष नहीं मिली तो गाय होगी नहीं? बिल्कुल होगी भाई। गाय होगी नहीं तो बैल कहां से आ जाएगा? कुबड़ वाला बैल मिला है, हाथी के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं, भेड़ बकरी के अवशेष मिले हैं, सुअर और कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं, सुअर और कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये इनका आर्थिक आधार था, कृषि और व्यापार, और इसी के साथ पशुपालन। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो समकालीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इससे इस सभ्यता का व्यापार होता था। यह सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, एक और समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। पूछ लिया जाता है कभी कभी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। किसके किनारे? नील नदी के किनारे। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यह सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। मतलब जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय ये सभ्यताएं भी अस्तित्व में थी। ठीक है, अब इनके धार्मिक जीवन देखें कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। ये धार्मिक प्रकृति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था वो धर्म आधारित था। कैसा था? धर्म आधारित था। ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ये वृक्षों की पूजा करते थे, ये सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते थे। एक मोहर मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो यह माना गया है कि मातृ देवी की प्रतिमा या पृथ्वी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? पृथ्वी की प्रतिमा है। और पशुपति शिव की यह पूजा करते थे। पशुपति शिव की यह पूजा करते थे। इनका अभी हमने चर्चा की ऊपर, एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला बैल। कुछ लोगों का मानना है कि ये इनका धार्मिक प्रतीक था। क्या था? धार्मिक प्रतीक था। एक श्रृंगी पशु इनका धार्मिक पशु था और कुबड़ वाला बैल भी धार्मिक पशु था। तो अब ये इस पर एक अनुसंधान का विषय अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुबड़ वाला बैल जो आज भी मिलता है, जिसे नंदी बोला जाता है, यह बैल आज भी पूजनीय है। आज भी यह पूजनीय है, तो उस समय भी यह पूजनीय रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कालीबंगा से, जिसकी अभी हमने बार बार चर्चा की है, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहां से यह मान लिया गया, यहां से यह अनुमान लगाया गया कि यहां यज्ञ परंपरा प्रचलित थी, मतलब यज्ञ होते थे। बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहां के कुछ स्थलों से ताबीजों के भी अवशेष मिले हैं।
ताबीज भी मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया गया कि ये लोग जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। सभ्यता के लोगों में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद, यानी इनकी जो दाह संस्करण की प्रणाली थी, दाह संस्कार, दाह संस्कार की 3 पद्धतियां मिलती हैं। कितनी पद्धतियां मिलती हैं? 3 पद्धतियां मिलती हैं। पहला तो मिलता है पूर्ण समाधि, मतलब मरने के बाद व्यक्तियों को दफना दिया जाता था। दूसरा मिलता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था? ये मृत व्यक्ति को जंगल में पहुंचा देते थे, डेड बॉडी को जंगल में पहुंचा देते थे, और जानवर और पक्षी जब उसको खा लेते थे तो उसका जो कंकाल बचता था उसको समाधि दे देते थे, मतलब उसको समाधि के रूप में दफना दिया जाता था। और तीसरी जो प्रणाली प्रचलित थी वो दाह संस्कार था, मतलब जला दिया जाता था। जला दिया जाता था। तो ये तीनों प्रणाली, दाह संस्कार की, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और जलाने की, ये तीनों परंपराएं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गई सारी बातें। अब सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उन स्थलों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।